गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें अपन ने सिंधु नदी, हिमालय अपन पढ़ रहे हैं। हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जिसमें सिंधु नदी अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गंगा और उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो कौन कौन सी है। सहायक नदी से हमारा अभिप्राय होता है मुख्य नदी, जो बड़ी नदी होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियाँ आकर अपना जल डालती है तो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना। तो यमुना का जो उद्गम है वो भी गंगा नदी के साथ में पैरेलली होता है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से है, उसी प्रकार यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद बंदरपुच श्रेणी जो है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, जो 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ से ये नदी निकलती है और नीचे निकल करके आगरा, दिल्ली से होते हुए यूपी के प्रयागराज, जिसको अपन इलाहाबाद जो स्थान है, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो ये तो मुख्य रूप से अब गंगा की सहायक हो गई। अब इसकी यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो दाईं ओर से मिलने वाली में चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा, केन, ये 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। उसी प्रकार बाईं ओर से भी कुछ नदियाँ आकर मिलती है, हिंडन, रिंद, सैगर, वरुणा, ये गंगा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इस नदी का अधिकांश जो जल है उसका प्रयोग सिंचाई जो है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों द्वारा आगरा नहर में इसका जल छोड़ा जाता है, जिससे वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो ये यमुना नदी हो गई। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट यमुना की सहायक है चंबल, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद में जो अपन चंबल की बात करें तो चंबल का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है, जिसको अपन बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है मालवा पठार में स्थित है और वहाँ पर मऊ नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। ये इसका अफवाह। इसके बाद में अपन बात करें तो उद्गम मऊ नामक स्थान से, उसके बाद उत्तर मुखी यानी उत्तर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ नामक स्थान से निकलती है और इसका जो अफवाह है ये उसके बाद उत्तर मुखी होकर, उत्तर मुखी का अर्थ है उत्तर की ओर बढ़ती है। ये इसका मानचित्र में अपन देखेंगे तो ये नदी जहाँ से निकलती है, जैसे अपन ये निशान चंबल नदी का बना हुआ है, तो ये चंबल नदी है, नीचे MP इंदौर लिखा हुआ है, यहाँ से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर इसका मुंह हो गया, उत्तर की ओर जाती है ये, इसलिए इसको उत्तरमुखी कहा जाता है। इसके बाद ये उत्तरमुखी होकर किस में जाकर मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, चंबल की जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है और चंबल की जो कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। इसके ऊपर 4 महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। अगर शुरू से अपन देखते चले तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर गांधी सागर बांध है, जो ये नीचे ध्यान से देखोगे तो मंदसौर नामक स्थान मानपुरा में एक गांधी सागर बांध बना हुआ है, जो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, सिंचाई के साथ साथ इससे विद्युत उत्पादन भी की जाती है। नेक्स्ट वाला अपन बात करें तो अब ये तो था MP में, उसके बाद में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, इस पे ऊपर 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जवाहर सागर बांध है। उसके बाद में जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों कोटा में स्थित है। तो ये अलग विद्युत उत्पादन के लिए भी, हालांकि जवाहर सागर जो बांध है उस पर 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं और कोटा बैराज के ऊपर फिलहाल कोई विद्युत इकाई कार्यरत नहीं है। तो 4 महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है। और ये इटावा जो है, इटावा में मुरादगंज जो स्थान नामक जगह है, तो इटावा मुरादगंज के पास जाकर यमुना में विलीन हो जाती है। ये नदी महू से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर के बाद राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के 84गढ़, भैंसरोडगढ़ में भी 84गढ़ नामक स्थान है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर का निर्माण, ऊंचे जलप्रपात अपना होता है जो ऊपर से नदी ऊपरी स्थान से अपना जल नीचे गिराती है, 18 मीटर ऊंचाई से नीचे जल गिराती है, तो 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात का चूलिया जलप्रपात उसका नाम है। कोटा में यह नदी गुफाओं का निर्माण भी करती है। गुफाओं का अर्थ क्या होता है, से कई जगह नदी गायब हो जाती है नीचे और फिर कई जगह निकल जाती है तो गुफाएं बना देती है। चंबल का सबसे गहरा गर्त जो है वो बूंदी के केशवराय पैटर्न में स्थित है। चंबल उत्खात भूमि, उत्खात यानी उबड़ खाबड़ भूमि, यानी ऊपर उठी हुई नीचे धसी हुई भूमि का निर्माण ज़्यादा करती है। उत्खात भूमि की भू आकृतियों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध भी है। ये अवनलिका यानी नाली के रूप में अपर्दन भी ज़्यादा करती है।
और ये जो अपर्दन का काम है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ज़्यादा देखने को मिलता है। चंबल बीहेड, चंबल जो नदी है वहाँ पर बीहेड अपन बोलते हैं, बीहेड यानी जहाँ पर डाकू निवास करते हैं, डांग क्षेत्र जो है, उस चंबल बीहेड का जो निर्माण है, वो जो चंबल बीहेड कहाँ पे स्थित है, वो सवाई माधोपुर और धौलपुर में चंबल बीहेड स्थित है। अब इसके ऊपर 4 जो बांध बनाए हुए थे, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसमें 50-50% की भागीदारी है। 1953 में अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार इस नदी का जो जल है उसका 50% उपयोग कौन करेगा, मध्य प्रदेश, और 50% जल का उपयोग राजस्थान करेगा। तो दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल की गई थी कि 50-50, और इसके ऊपर जितनी लागत आएगी उसका भी आधा आधा हिस्सा दोनों डिवाइड करेंगे। तो इसके ऊपर 4 महत्वपूर्ण बांध बने हुए। अब ये तो बनी पड़ी गंगा की सहायक नदी के रूप में, और यमुना, और यमुना की सहायक चंबल। अब अपन वापस चलते, गंगा की सहायक नदी गंडक नदी जो हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलती है और आगे गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। गंडक, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में, ये मध्य नेपाल से बहते हुए, मध्य नेपाल से निकलते हुए बिहार के चंपारण में जाकर ये प्रवेश करती है, और पटना के निकट सोनपुर जो जगह है वहाँ पर जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। फिर उसके बाद में गंडक के बाद घाघरा नदी, इसका उद्गम माप चाचुंगो हिमनद जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये इसकी तिला, सेती और बेरी इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जो का जल ग्रहण करती है ये। और शीशा पानी नामक स्थान में गहरे महाखंड का निर्माण, गहरे महाखंड का अर्थ गहरी खाई का निर्माण करते हुए पर्वत से जैसे ही बाहर निकलती है तो शारदा नदी यानी काली गंगा इसे मैदान में जाकर काली गंगा नदी, इसका नाम काली गंगा नदी इसमें मैदान में मिलती है। और छपरा के निकट बिहार, छपरा पड़ता है बिहार में, और ये गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है। तो गंगा की सहायक नदियाँ अपन ने जिसमें पड़ी थी, यमुना हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई। अब आती है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से एक धारा के रूप में इसका उद्गम होता है, और ये जो धारा है आगे बढ़ते हुए नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी ये नदियाँ आकर के इसमें मिलती है, और अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी का निर्माण, सप्तकोसी यानी 7 कोसी नदियों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। उसके बाद में एक रामगंगा नदी और है। उद्गम रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ से निकलती है और शिवालिक को पार कर अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है, और नजीबाबाद यूपी में मैदान में प्रवेश करती है। कन्नौज के पास में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी, ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहकर, छोटा नागपुर पठार जो है उसके पूर्वी किनारे पर बहकर एक भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली जो नदी है वो भी तो गंगा की शाखा है। बराकर नदी एक इसकी मुख्य सहायक, यानी दामोदर नदी की भी सहायक नदी बराकर नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी, लेकिन दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय का अर्थ क्या होता है, एक बांध बनाया गया बड़ा, एक से अधिक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में। तो उस बहुउद्देशीय परियोजना ने इसको दामोदर नदी को क्या कर लिया, वश में कर लिया, और इसको बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देती। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती थी। शारदा या सरयू नदी, इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाप हिमनद है, उस मिलाप हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहते हुए जहाँ इसे काली गंगा के नाम से जानते हैं, और आगे घाघरा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। महानंदा, इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ियों से, ये पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसने कहा है कि ये पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से आकर के मिलने वाली अंतिम नदी, इसके बाद में कोई नदी गंगा नदी में आकर नहीं मिलती है। सबसे लास्ट वाली नदी है जो बाएं तट से आकर इसमें मिलती है। तो ये तो थी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। अब भारत सरकार द्वारा एक गंगा को क्लीन करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसके अंतर्गत गंगा को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित इसके 2 उद्देश्य पूरे होने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया था। पहला तो था प्रदूषण के प्रभाव को कम, उसके आसपास वाले जो क्षेत्रों में उद्योग स्थापित है वहाँ पर प्रदूषण को कम करना, और दूसरा है उसका संरक्षण और कायाकल्प
को पूरा करना, यानी उसका संरक्षण करना, साथ ही साथ उसके आसपास वाले जो गंदगी वाले स्थान हैं उन गंदगी वाले स्थानों पर प्रतिबंध लगाना। ये इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य थे वो किस प्रकार 2 थे, और दोनों को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, आसपास वाले क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की व्यवस्था करने के लिए नदी किनारे और ज़्यादा वृक्ष लगा करके उसका विकास, नदी सतह की सफाई, नदी के आंतरिक भाग में जो गंदगी है उस गंदगी की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, वनों का बढ़ावा और जन जागरूकता, वहाँ के आसपास की जनता को जागरूक करना, और गंगा नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं फेंकना। औद्योगिक अपशिष्ट पर निगरानी, उद्योग, उसके आसपास संचालित उद्योग जो है उनसे निकला हुआ जो अपशिष्ट जो होता था वो गंगा नदी में विलीन होता था, उसको रोकना, उसके ऊपर निगरानी करना। और गंगा ग्राम की स्थापना, उसके आसपास वाले शुद्ध रूप में पर्यावरण की स्थापना करना। ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो था ये गंगा नदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, और इसी को अपन कल जो है इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी हो गई अपनी, सिंधु हो गई, अपन स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी।